हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 6 में विभिन्न प्रकार की ऊष्माओं को पढ़ने वाले हैं। ऊष्मा कितने प्रकार की होती हैं, कैसा क्या, इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन ऊष्मा क्या होती है, आयनन ऊष्मा क्या होती है, दहन ऊष्मा क्या होती है, संभवन ऊष्मा क्या होती है, मानक संभवन ऊष्मा, गलन ऊष्मा। इन सभी ऊष्माओं को एक एक करके हम पढ़ेंगे, है ना दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कि ऊर्ध्वपातन ऊष्मा क्या होती है ना। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे सामने आ गई है ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि ये ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तब तो हम ऊर्ध्वपातन ऊष्मा को बता पाएंगे, है ना। तो दोस्तों हमने अक्सर देखा है, हमारे आसपास एग्जाम्पलों में देखा है कि हमने देखा है कि जो कपूर होता है, देखो कपूर ठोस अवस्था में होता है और कपूर को हम जलाते हैं, मतलब इसको गर्म करते हैं, तो जो कपूर है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हमने ये देखा है ना। देखो नियम ये है दोस्तों कि कोई यदि पदार्थ ठोस है तो पहले वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बाद वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ये नियम है। लेकिन हमने तो ये देखा है कि जो कपूर है ठोस अवस्था में होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो सीधे वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों हाँ, ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपात। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपात। और ये जो प्रक्रिया होती है जिसके कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। समझ गए ना। देखो इसकी मैं थ्योरी दिखाता हूँ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वह सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन लिखा है, इसको ऊर्ध्वपात कीजिए, ठीक है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपात कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को, जिसके कारण कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना दोस्तों। अब इस ऊर्ध्वपातन की क्रिया में या फिर इस प्रक्रिया में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। सिंपल सी बात है। अब ऊर्ध्वपातन समझ गए तो ऊर्ध्वपातन में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहलाएगी। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इसका हम एग्जांपल आपको समझाते हैं कि क्या है एग्जांपल, है ना दोस्तों। हमने अक्सर देखा है कि जो कपूर होता है, क्या होता है? कपूर। हमने देखा है कपूर जो होता है वो होता है सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड होता है। अब यदि इस कपूर को दोस्तों हम गर्म करें, क्या करें? हम इसको गर्म कर दें, तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो दोस्तों जो कपूर है, क्या है? जो कपूर है वो सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम इसको गर्म कर दें तो सीधा ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो कपूर हुआ वो क्या हुआ? ऊर्ध्वपात। क्या हुआ? ऊर्ध्वपात। और ये प्रक्रिया जिसके कारण ये सॉलिड से गैस अवस्था में परिवर्तित हुआ, ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी आपकी ऊर्ध्वपातन। अब दोस्तों इस प्रक्रिया में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। अब यहाँ पर हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये ऊष्मा तो पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि आप ज़्यादा कपूर लोगे तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी और कम कपूर लोगे तो कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर x किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई, x किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो जो x किलो कैलोरी ऊष्मा है ये आपकी होगी ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। तो ये दोस्तों इसका हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों हमने देखा है जो आयोडीन होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड। अब यदि इस आयोडीन को हम गर्म कर दें तो ये जो आयोडीन है दोस्तों ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। और इसमें भी कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उस ऊष्मा को हम x मान के चलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि पदार्थ हमने कितना लिया, ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है ना, इसलिए इसमें भी हम लिख देते हैं x किलो कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वह होगी आपकी ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल हुए, 2 एग्जाम्पल हो गए ऊर्ध्वपातन ऊष्मा के, है ना। तो ऊर्ध्वपातन समझ गए, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा समझ गए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको अगला ऊष्मा दिखाते हैं। तो अगली ऊष्मा है हमारे पास दोस्तों आयनन ऊष्मा, है ना। अब पहले तो हमें आयनन का पता होना चाहिए कि ये आयनन क्या है, तब तो हम आयनन ऊष्मा को समझ पाएंगे, है ना। अब देखो दोस्तों, हमने देखा है अक्सर, जैसे मान के चलो ये NaCl है, क्या है? NaCl। अब जो NaCl है, हमें पता है जो NaCl है वो Na+ और Cl- से मिलकर बना, Na+ और Cl- से मिलकर बना, कौन? NaCl, है ना। तो किसी, देखो ये क्या है? यौगिक है, एक यौगिक है और ये क्या है? इसके आयन है। तो किसी यौगिक को उसके आयनों में विभक्त करना, किसी यौगिक को उसके आयनों में विभक्त करना कहलाता है आयनन। क्या कहलाता है? आयनन। और किसी यौगिक को आयनों में विभक्त करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा या ऊर्जा कहलाएगी आपकी आयनन ऊर्जा या आयनन ऊष्मा। अब ये भी चीज निश्चित नहीं है कि NaCl आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, है ना, कम NaCl लोगे तो कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसमें भी हम आपको यहाँ लिख देते हैं x किलो कैलोरी, x किलो कैलोरी, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, किसी भी विद्युत अपघट्ट, अब विद्युत अपघट्ट दोस्तों वही होता है जो आयनों में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना, जो पदार्थ आयनों में परिवर्तित हो जाता है उसे ही हम बोलते हैं विद्युत अपघट्ट, है ना। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट का आयनों में विभक्त होना आयनन कहलाता है ना। जैसे NaCl का Na+ और Cl में विभक्त होना क्या कहलाएगा? आयनन कहलाता है। और किसी विद्युत अपघट्ट को आयनों में विभक्त करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊष्मा कहते हैं, है ना। तो NaCl का Na+ और Cl- में विभक्त होना आयनन, और NaCl को Na+ और Cl- से विभक्त करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगी आपकी आयनन ऊष्मा, है ना। अब इसमें मान लिया हमने x किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ये दोस्तों आपका हुआ एग्जाम्पल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जगह आप कोई सा दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। जैसे आपने ले लिया KCl, क्या ले लिया? KCl। तो KCl को K+ और Cl- में तोड़ना आयनन कहलाएगा, और इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे हम बोल देंगे आयनन ऊष्मा। समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोस्तों आप एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखते जाना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली ऊष्मा है हमारी बाष्पन ऊष्मा, या फिर हम इसको बोलते हैं बाष्पीकरण ऊष्मा। अब आपको पता ही है दोस्तों, बाष्पन करना, किसी को वाष्प में परिवर्तित करना। और वाष्प में परिवर्तित हम किसे कहते हैं? करते हैं द्रव को ही करते हैं ना, है ना। तो किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करना बाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पन कहलाता है। और किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम बोलेंगे बाष्पन ऊष्मा। क्या बोलेंगे? बाष्पन ऊष्मा। जैसे मान के चलो ये हमारे पास दोस्तों एक H2O है ना, और ये H2 मतलब जल है हमारे पास। क्या है? जल है। और जल आपको पता है आपको लिक्विड अवस्था में रहता है ना। और हमने मान लिया ये 1 लीटर जल है। कितना है? 1 लीटर जल। अब इस 1 लीटर जल को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो हम देखेंगे, अब गर्म करेंगे तो हमें इसे गैस पे रखना पड़ेगा ना, इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी ना, तब तो ये गर्म होगा कि नहीं? हाँ, तो इसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कुछ देर बाद जो H2O है वो द्रव अवस्था में था और पूरा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उबल जाएगा और गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो इस द्रव को गैस में बदलने के लिए हमने गैस से कितनी ऊष्मा दी इसको, वो ऊष्मा कहलाएगी बाष्पीकरण की ऊष्मा या बाष्पन ऊष्मा, है ना।
जैसे मान के चलो हमारे पास 1 किलो गैस थी, हमारी जो गैस टंकी है उसमें 1 किलो गैस थी, उसमें से हमारी 100 ग्राम गैस खत्म हो गई। हमारी जो 1 लीटर जल था, इस 1 लीटर जल को एक गैस में परिवर्तित करने के लिए हमारी 100 ग्राम ऊष्मा खत्म हो गई, है ना। तो वाष्पन ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 100 ग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 ग्राम। लेकिन ये निश्चित तो नहीं है, कभी हमने 10 लीटर लिया तो ज़्यादा गैस खत्म होगी, और कम लिया तो कम गैस खत्म होगी, है ना। तो इसमें जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा आपकी कहलाएगी वाष्पन ऊष्मा। इसको भी हम व्यक्त करते हैं एक्स, है ना, और यहाँ पर आप लिख लेना किलो कैलोरी, है ना। ठीक है, तो किसी पदार्थ के 1 मोल, यहाँ पर मोल कर लेना, किसी पदार्थ के 1 मोल को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए आवश्यक या उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे ही हम बोलते हैं बाष्पीकरण की ऊष्मा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एग्जाम्पल आप लिख लेना अपनी कॉपी में। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं अगली ऊष्मा, है ना। तो दोस्तों अगली ऊष्मा है हमारी दहन ऊष्मा। तो सिंपल है, दहन, किसी को जला दो, है ना। किसी को जलाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो दहन ऊष्मा कहलाएगी, है ना। लेकिन दोस्तों इस ऊष्मा को हम 1 ग्राम अणु से निकालते हैं, है ना, क्योंकि कितना भी हम जला दें उसमें हम ऐसा काउंटिंग हम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि अब देखो, है ना, समझ रहे हो ना आप, है ना। तो इसको 1 ग्राम पदार्थ से लेकर चलते हैं जिससे हमारी इसको पहचानने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। वही है ना, हमारे घर में यदि फैला फैला सामान डला है तो उसको ढूंढने में दिक्कत होगी ना। अब यदि हमारे घर में व्यवस्थित सामान रखा हुआ है, हमें पता है कि ये सामान इधर रखाता है और ये सामान इधर रखाता है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे उठा लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दहन ऊष्मा मतलब जलाने के लिए, किसी पदार्थ को जलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे दहन ऊष्मा कहेंगे, है ना। अब जैसे मान के चलो ये कार्बन है, क्या है? कार्बन है। इस कार्बन को हमें जलाना है, कार्बन को जलाना है, तो आपको पता है कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाते हैं। बिना ऑक्सीजन के वो पदार्थ जल नहीं सकता, ये गारंटी है, क्योंकि जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे मान के चलो हमें कार्बन को जलाना है तो हमें इसकी O2 से क्रिया करानी पड़ेगी, तब तो जलाएगा, है ना। तो इस कार्बन को हमें, जैसे मान के चलो हमारे पास ये 1 ग्राम कार्बन है, कितना है? 1 ग्राम कार्बन है। इस 1 ग्राम कार्बन को हमें जलाने के लिए, मतलब दहन कराने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा आपकी कहलाएगी दहन ऊष्मा। जब कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2। तो इस कार्बन को दहन कराने के लिए हमें जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो आपकी कहलाएगी दहन ऊष्मा। और मान लिया हमने x किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, है ना। यहाँ पर आप किलो कैलोरी भी लिख लेना, ठीक है। तो ये जो x किलो कैलोरी ऊष्मा होगी वो आपकी दहन ऊष्मा होगी। सिंपल सी परिभाषा है ना। तो निश्चित ताप पर किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु को दहन कराने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया, जैसे मान के चलो 1 ग्राम हमारे पास कार्बन है, इसको हमें दहन कराने के लिए हमें जितनी भी ऊष्मा आवश्यकता होगी वो आपकी कहलाएगी दहन ऊष्मा। मान लिया हमने x किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हुई तो x किलो कैलोरी क्या हो गई? आपकी दहन ऊष्मा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगली ऊष्मा है हमारी गलन ऊष्मा। अब गलन ऊष्मा भी नाम से समझ में आ रहा है, गलाने के लिए। अब गलाएंगे किसको? ठोस को गलाएंगे ना, ठोस पदार्थ को ही गलाएंगे, द्रव को तो गलाएंगे नहीं, क्योंकि द्रव तो गला हुआ पहले से ही है, उसको क्या गलाएंगे? समझ रहे हो ना। तो किसको गलाएंगे हम? ठोस को गलाएंगे, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ के 1 मोल को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं गलन ऊष्मा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, आइए, है ना। मान के चलो ये दोस्तों जल है ना, और ये जो जल है अभी बर्फ पे अवस्था में, कौन सी अवस्था में? बर्फ अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में है ना। तो और मान लिया ये 1 लीटर जल है, कितना है? 1 लीटर। तो इस 1 लीटर जल को गलाने के लिए मतलब उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए
इस 1 लीटर जल को हमें द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही आपकी कहलाएगी गलन ऊष्मा। सिंपल सी परिभाषा है, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह आपकी गलन ऊष्मा कहलाएगी। अब है ना, अब मान लिया हमने इसमें x किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है, x किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है, तो ये x किलो कैलोरी ऊष्मा होगी आपकी कौन सी ऊष्मा होगी, गलन ऊष्मा होगी, है ना। अब यहाँ भी हम निश्चित वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि जल मात्रा ज़्यादा लेंगे कम लेंगे, है ना, तो ये चेंज होती रहेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारी ऊष्मा है संभवन ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा, संभवन ऊष्मा। अब ये संभवन ऊष्मा क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। संभवन, है ना, तो दोस्तों आपको इतना तो पता है, देखो कोई यौगिक है उसको आयनों में हम तोड़ सकते हैं, किसी यौगिक को उसके आयनों में हम तोड़ सकते हैं, और किसी यौगिक के जो अवयवी आयन होते हैं या अवयवी तत्व होते हैं, किसी यौगिक के अवयवी तत्वों से उसका एक मोल बनाने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे बोलेंगे संभवन ऊष्मा, है ना। जैसे मान के चलो NaCl है, इस NaCl को Na प्लस में और Cl माइनस में तोड़ना क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। और इन Na प्लस से और Cl माइनस से NaCl का निर्माण करना कहलाएगा संभवन। क्या कहलाएगा, संभवन। और इसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा हमारी कहलाएगी संभवन ऊष्मा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। मान के चलो दोस्तों ये हमारे पास कार्बन है, क्या है, कार्बन, और ये हमारे पास क्या है, H2 है, क्या है, H2 है। इसके हमने 2 अणु ले लिए, ठीक है। तो इस कार्बन और इस कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो आपका बनेगा CH4। क्या बनेगा, CH4, जो आपका कहलाएगा मेथेन। क्या कहलाएगा, मेथेन। तो ये क्या हो गए, मेथेन के अवयवी तत्व हो गए। देखो मेथेन किससे बना, कार्बन से और हाइड्रोजन से, तो मेथेन के अवयवी तत्व कौन हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन हुए ना। तो इन अवयवी तत्वों से ये यौगिक बनाना या यौगिक बनाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह ऊष्मा आपकी कहलाएगी संभवन ऊष्मा। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब मान लो इसमें हमें x किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, तो ये x किलो कैलोरी ऊष्मा होगी आपकी संभवन ऊष्मा। तो ध्यान रखना, किसी यौगिक के अवयवी तत्वों से, मतलब कोई भी यौगिक होगा, जरूरी नहीं कि ये मेथेन हो, है ना। अब जैसे NaCl का एग्जाम्पल ले लो, तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl बनाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम बोलेंगे संभवन ऊष्मा। सिंपल से, किसी यौगिक का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संभवन ऊष्मा। तो हमारी हो गई है, अब हमारी है मानक संभवन ऊष्मा। देखो संभवन में केवल मानक जोड़ दिया, और मानक का मतलब इसका इतना है कि मानक ताप और मानक दाब पर, इसके लिए मानक ताप और मानक दाब होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों याद रखना, जो मानक ताप होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मानक दाब होता है वो होता है 1 वायुमंडलीय, या फिर हम कहें 1 ATM। वायुमंडलीय को हम क्या बोलते हैं, 1 ATM, है ना। देखो मानक ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है और 25 डिग्री सेल्सियस भी होता है ना। इतना आप याद रखना, है ना। तो मोस्टली आप 25 डिग्री सेल्सियस ही बोलना, ठीक है। तो ध्यान रखना, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी यौगिक के अवयवी तत्वों से उसका एक मोल बनाने के लिए जितनी ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे मानक संभवन ऊष्मा कहते हैं, है ना। जैसे मान के चलो K से और Cl से, K और Cl से KCl बनाने के लिए, एक मिनट, K और Cl से KCl बनाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही आपकी कहलाएगी संभवन ऊष्मा। और इसके लिए ध्यान रखना, ये प्रक्रिया जो हो रही है वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 ATM वायुमंडलीय दाब पर होनी चाहिए, है ना। समझ गए आप,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने संवहन ऊष्मा के एग्जाम्पल लिखे हैं वो ही आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ देते हैं, है ना। तो दोस्तों अगली हमारी ऊष्मा है तनुता ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? तनुता ऊष्मा। अब ये तनुता क्या होती है? तनुता शब्द क्या है? तनुता मतलब दोस्तों किसी पदार्थ को विलयन में बदलना। जैसे मान के चलो आपके पास क्या है? शक्कर है। आपके पास क्या है? शक्कर है। इस शक्कर में हम जल मिला दें। शक्कर में क्या मिला दें? जल। तो शक्कर किस में अवस्था में परिवर्तित? विलयन में परिवर्तित हो जाएगी। शक्कर में हम जल मिलाएंगे तो विलयन बनेगा कि नहीं? बोलो बनेगा? बनेगा। तो किसी पदार्थ को विलयन में परिवर्तित करना तनुता कहलाता है। समझ गए ना? किसी पदार्थ को विलयन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तनुता कहलाता है। और किसी पदार्थ को विलयन में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ही आपकी कहलाएगी तनुता ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? तनुता ऊष्मा। सिंपल सा है। अब ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि पदार्थ कौन सा है ना। अब यहाँ पर हमने यही मान लेते हैं कि ये शक्कर है हमारे पास। क्या है? शक्कर है। ठीक है, इस शक्कर है। ठीक है, ये शक्कर है। इस शक्कर में हमने क्या मिलाया? जल, है ना। तो शक्कर में जल मिलाया तो शक्कर और जल मिलकर क्या बना लेंगे? विलयन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? विलयन। तो शक्कर में जल मिलाने पर विलयन जो बना है इसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ ऊष्मा की तो आवश्यकता होगी यार भाई, है ना। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह होगी आपकी संवहन ऊष्मा। ये भी निश्चित नहीं है क्योंकि आप कितनी शक्कर ले रहे हो वो हमें पता नहीं है ना। ठीक है, और ये पदार्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो इसको भी हम मान ले रहे हैं x किलो कैलोरी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका ये पहला एग्जाम्पल हुआ। आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास NaCl है, नमक। इस NaCl में हमने क्या मिला दिया? जल मिला दिया। तो NaCl में जल मिला दिया तो आपका जो NaCl है वो लिक्विड हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना। अब देखो NaCl जो नमक होता है वो ठोस होता है ना। कैसा होता है? सॉलिड होता है ना। अब इस NaCl में हमने जल मिला दिया तो NaCl कैसा हो गया? लिक्विड हो गया। तो इस लिक्विड NaCl में जल मिलाने पर ये लिक्विड होने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम बोलेंगे तनुता ऊष्मा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ को विलयन में परिवर्तित करना तनुता कहलाता है एवं किसी पदार्थ को विलयन में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे बोलेंगे हम तनुता ऊष्मा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बस ये ऊष्मा को ही रखा था, है ना। और लगभग हमने सभी प्रकार की ऊष्माओं को जो आपके लिए ज़रूरी हैं उनको हमने कंप्लीट कराया। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे पूरी वीडियो में ये नहीं बोला कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना, डिस्टर्ब नहीं किया, ईमानदारी से पढ़ाया है। तो दोस्तों अब प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।